नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ है अभिषेक और डिम्पी। तो बाजार में लगातार आज सुबह से हम देख रहे हैं प्रेशर तो माउंट है, लेकिन कैसे तैसे निफ्टी ने अपने बड़े सपोर्ट को, इंपॉर्टेंट सपोर्ट को जरूर बचा के रखा हुआ है। 19,600 का सपोर्ट है और ये इसे रिटेस्ट भी कर रहा है बाजार। देखना होगा कि ये क्या वीकनेस को श्रग ऑफ कर पाता है या फिर हम क्या संकेत लेंगे। एक बार डिम्पी से ट्रेड सेटअप समझते हैं। डिम्पी, बड़ी बात तो यही है ना कि 19,600 के ऊपर जरूर है, इसलिए डिसाइसिव भी है ये। जब तक इस पर इसको तोड़ता नहीं या फिर इसको ऊपर की तरफ इससे आता नहीं, एक डायरेक्शन क्लियर बाजार को नहीं मिल पाएगी। हाँ, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इसको दो हिस्सों में देखना होगा। पहला हिस्सा ये है कि दो इंडाइसिस है हमारे पास, निफ्टी और ट्रेडेबल इंडाइसिस, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो हमको निफ्टी पे ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए कि बैंक निफ्टी पे? तो मैं बोलूँगा कि निफ्टी पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए। सुबह भी हम आपके सामने यही बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी का जो शगुन है ना अगस्त के सीरीज़ के अंदर आने का, वो अच्छा नहीं है। वो इसलिए भी अच्छा नहीं है, एक तो वी वैम्प के नीचे आके एंटर कर रहा है। ये है पहला पॉइंट जो मेरे लिए कंसर्न था। हमने सुबह भी आपको नोटिस कराया था। अगर आप परसेंटेज में भी चेक करेंगे तो बैंक निफ्टी ज़्यादा टूटा हुआ है निफ्टी के कंपैरिजन में। 350 पॉइंट की गिरावट है। एथिकली 1:3 की रेशियो चलती है, यानी कि निफ्टी अगर 60 पॉइंट टूटे तो बैंक निफ्टी को 180 पॉइंट टूटना चाहिए, लेकिन बैंक निफ्टी टूटा हुआ है 350 पॉइंट। तो ये एक ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू है। दूसरा पॉइंट, रिलायंस एक मेजर रोल अपनाएगा। आज सुबह भी हमने आपके सामने बात रखी थी, जब आप नोटिस करवा रहे थे कि 1% रिलायंस ऊपर आ गया, तब भी हमने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ रिलायंस एक ऐसा चीज़ है जो आपको नोटिस करवाएगा, एक धुरी बना के रखेगा जो शायद सपोर्ट की तरह काम कर जाए। एक और चीज़, अगर आप इस समय सेक्टोरल देख रहे हैं तो सेक्टोरल मूवमेंट आ रही है। अगर आप नई सीरीज़ के अंदर एंटर होते हुए देख रहे हैं तो वो सीरीज़ थोड़ी लाइट आई है, यानी कि नेगेटिव होके एंटर हुए हैं उसके अंदर, लेकिन ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है। ये जो स्विंग की प्रॉब्लम थी ना बीच में कि मार्केट एक रेंज में रह जाता था, ये स्विंग अब नहीं होंगे, ये स्विंग थोड़े बड़े होंगे अब, क्योंकि अब आपने बैंक निफ्टी पे क्रिटिकल सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दिया। अब आपके पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके पास निफ्टी लॉन्ग खड़ी है, वो अभी भी बना के रखें। 19,500 जब तक जाता नहीं, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कटवाइएगा नहीं, लगा के रखिए। दूसरा, जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है उनके भी दिन अच्छे आ रहे हैं, उनको अपना 850 900 वाला, 19,800 या 900 की रेंज वाला स्टॉप लॉस लगा के रखना है, उसको कटवाना नहीं, उसको टिके रहना। उस स्टॉप लॉस पे अगर आता है तभी उसमें हट जाना। तो कहने का मतलब दोनों के पास प्ले है। इससे पहले एक तरफा मार्केट था, वो एक तरफा मार्केट की जो रिदम है वो थोड़ी टूटी है। दूसरे पॉइंट बाद, बैंक निफ्टी में आपको ज़्यादा तेजी, बड़े और स्विंग मिलेंगे। और बैंक निफ्टी नहीं भी देखना हो, आपको लगता हो कि नहीं हम तो इतने बड़े इंडेक्स को ट्रैक नहीं कर सकते, 45,000 का इंडेक्स का पता भी नहीं चलता, तो फिर आप एक काम करो, आप सिर्फ HDFC को ट्रैक करने लग जाओ। तो आपको HDFC से बहुत हद तक क्लियर पता लग जाएगा कि कम से कम बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है। आज बैंक निफ्टी में 42 पॉइंट, मतलब बैंक निफ्टी छोड़ दीजिए, ओवरऑल निफ्टी में 42 पॉइंट जो लिए हैं वो बैंक निफ्टी ने लिए हैं, और जो दिए हैं वो रिलायंस ने, वो सिर्फ 19 पॉइंट दिए हैं। कुल मिला के आधे का फर्क हो गया। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा नोटिस करके चलना होगा। एक और बात, ऑप्शंस वाले तैयार हो जाएं। हम 4-5 दिन से मना कर रहे थे कि ऑप्शंस पे काम नहीं करना चाहिए, वो फैसला बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन अब ऑप्शंस पे काम करना चाहिए। आप सपोर्ट पे लो ऑप्शंस, कॉल्स अगर आपको लेनी है, आप जैसे रेजिस्टेंस है आप बेचो कॉल्स को या पुट ए प्लस करो, क्योंकि अब मार्केट स्विंग देगा और स्विंग का बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। अभिषेक, तो ठीक कह रहे हैं कि अगर आपको निफ्टी बैंक को भी देखना है, अगर तो निफ्टी बैंक अगर आप पूरा नहीं भी देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ HDFC बैंक देखिए, क्योंकि फाइनेंशियल में निफ्टी बैंक में जो वेटेज है उसका 29% के आसपास का है। तो अगर 2% HDFC बैंक नीचे है तो बहुत कम इसकी गुंजाइश होगी कि निफ्टी बैंक उसके विपरीत आपको ट्रेड दिखाएगा। वैसे भी आज 20 DMA के नीचे गया है निफ्टी बैंक और माहौल वहाँ से थोड़ा सा ख़राब होता हुआ, लेकिन मिड कैप में जोश भरपूर है और हम देख रहे हैं कि मिड कैप इंडेक्स आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे खेमे हैं जहां पर आमतौर पर आपकी नज़र जाती नहीं है, लेकिन वो शेयर चल रहे हैं। आप ऑटो एंसिलरी में बेयरिंग वाला स्पेस देख लीजिए, वो शेयर चल रहे हैं। आप टाइल्स को देख लीजिए, वो स्पेस बजिंग है। इसके अलावा होम इंप्रूवमेंट की अगर हम बात करें तो प्लाईवुड बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनके शेयर भी आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको तेजी दिखेगी। तो छोटे छोटे खेमों में बाजार चल रहा है और मिड कैप की चाल अलग है और इंडेक्स की चाल अलग है। ऊपरी स्तरों से तकरीबन 400 नीचे आकर इस वक्त निफ्टी ट्रेड कर रहा है। लेकिन अपने दो मेहमान को जोड़ते हैं और समझते हैं कि आखिरी के घंटे में आपके लिए बाजार में रणनीति क्या होनी चाहिए, इंडेक्स को ऐसे ट्रेड करें और शेयरों में मौके कहां पर बन रहे हैं। डिसिप्लिन एडवाइजर्स के मितेश पांचाल हमारे साथ हैं और
उनका साथ देने के लिए एक और मेहमान हमारे साथ हैं अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल। मितेश जी और रत्नेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। रत्नेश जी, एक व्यू जरा आप इंडेक्स पर शेयर कीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि निफ्टी नीचे है, बैंक निफ्टी भी कमज़ोर है, और आपको क्या आखिरी घंटे में कोई रिकवरी इंडेक्स में दिख रही है? क्योंकि करीब 8-9 सत्र के बाद हमने देखा है कि 19,600 का स्तर तोड़ा है निफ्टी ने। 4 महीने की एक अच्छी सीरीज के बाद में थोड़ा सा हमको ऐसा लग रहा है कि बाजार में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे, थोड़ा सा एंगल्फिंग बेयर पैटर्न टाइप दिखा है। अगर आज कल के लो के नीचे किसी रीजन से ये मध्य बढ़ती और कल के लो के नीचे हम जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है फिर ये जो पैटर्न जो बना है ये थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिर थोड़ा सा कंसर्न हो बाजार में बढ़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 19,600 19,550 से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे। अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो एक अच्छी बात है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि हम ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे और यहीं पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसोलिडेशन में हम हो जाएंगे। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी बाजार का पॉजिटिव ही है। मुझे ऐसा लगता है बाय ऑन डिप जो ये जो करेक्शन का वेटेड था, काफी लोग जो इस तेजी में पार्टिसिपेशन करने छूट गए थे, उनके लिए काफी एक अच्छा मौका रहेगा मुझे ऐसा लगता है। तो बाय ऑन डिप की रणनीति पर भी बिल्कुल यहाँ पे बरकरार रहना चाहिए। बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में सेम इंगल्फिंग बेयर पैटर्न बना है, और वो थोड़ा सा ज्यादा वो एक्टिवेट हो चुका है कि उसने कल का लो तोड़ दिया। तो आज की क्लोजिंग ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। अगर ये क्लोजिंग कल के लो के नीचे आती है तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा कमजोर कर सकता है, और बैंक निफ्टी 45,000 से लेके 44,900 44,800 यहाँ तक के लेवल आ सकता है। तो बैंक निफ्टी थोड़ी सी जरूर एक मध्य का ट्रेड यहाँ पे सजेशन रहता, थोड़ा सा कहीं पे भी रह जाता, तो इसमें जरूर एक बार बैंक निफ्टी में सेल करा जा सकता है। निफ्टी को आप यहाँ से शॉर्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा दबाव तो है, और 19,600 के नीचे कुछ पॉइंट्स नीचे ही हैं। हम देखना होगा कि आज क्लोजिंग कहाँ होती है, क्या 19,600 को बचा पाता है बाजार या फिर और दबाव बनता है। एक बार मितेश से भी समझ लेते हैं कि वो आज ऐसे माहौल में अब क्या ट्रेडिंग बेट्स क्या होंगी। मितेश, एक बार के लिए क्या थोड़ी बहुत हेड स्ट्रैटेजी या फिर शॉर्ट कॉल्स इनिशिएट होनी चाहिए, या फिर आपको लगता है 19,600 को प्रोटेक्ट कर लेगा और डायरेक्शन ऊपर की हो? क्या व्यू बन रहा है, और अपनी ट्रेडिंग बेट्स बताएं। गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। बेसिकली मार्केट जो है वो अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के इर्द गिर्द घूम रहा है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। 19,500 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो हमें नहीं लग रहा है कि अगर आप शॉर्ट भी ले लेते हो तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा। तो अल्टीमेटली हम लोग रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा देखते हैं कि अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आया तो स्टॉप लॉस इस शॉर्ट में आपके बहुत बड़े होंगे। तो जब ट्रेंड रिवर्सल लेवल्स आते हैं तब आई थिंक जो ट्रेंड चल रहा होता है वही डायरेक्शन में हमको ट्रेड लेना चाहिए, उसके रॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अभी ट्रेंड तेजी का है, एक हल्का सा करेक्शन आया है, और ट्रेंड डिसाइडर लेवल जो है वो 19,500 है। तो हो सकता है आज या कल, मतलब मंडे के दिन 19,500 के इर्द गिर्द बाजार घूमे, लेकिन हमको स्ट्रांगली लग रहा है कि 19,500 पे सपोर्ट लेके बाजार यहाँ से यू टर्न करेगा, एक बाउंस देगा। तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए हमको नहीं लग रहा है कि ये लेवल के ऊपर कोई भी शॉर्ट साइड ली जाए, स्टॉक स्पेसिफिक या इंडेक्स स्पेसिफिक। अभी आते हैं स्टॉक्स के ऊपर। तो सिस्टम और मेथड के हिसाब के बेस्ड ऑन सिस्टम और मेथड एग्री सेक्टर बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है। पहले भी हमने कोरोमंडल इंटरनेशनल के ऊपर हमारा वही श्रृंखला में एक हटसुन एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड करके स्टॉक्स हैं। तो आज पहला जो रिकमेंडेशन है वो हटसुन एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड है। 1,000 रुपीज का उसका भाव है। 950 960 के ऊपर क्वार्टरली चार्ट के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ब्रेकआउट आया है, बहुत ही प्रॉमिसिंग है। हमको लग रहा है 1 से 3 महीने में यहाँ से 20 से 25% का तेजी होना चाहिए। सो हटसुन एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड 1,000 रुपीज के ऊपर बाय किया जाए। स्टॉप लॉस रहेगा 905 का। पहला टारगेट रहेगा 1280, दूसरा टारगेट रहेगा 1350 का। दूसरा टारगेट विद इन द एंटायर ब्रोकिंग फर्म हमें लग रहा है कि मोतीलाल ओसल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, वो एक जो स्टॉक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है अगले 3 से 6 महीने में विद इन द ब्रोकिंग स्पेस प्लेस करने के लिए। तो 810 के ऊपर एक अच्छा सा ब्रेकआउट मिला है, सस्टेनेबल होगा गोइंग फॉरवर्ड। सो 837 के ऊपर हम बाय रिकमेंडेशन देते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के ऊपर, जहां पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 785 का। पहला टारगेट रहेगा 945, दूसरा टारगेट रहेगा 1020। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विद इन द एंटायर टाटा पैक
हमको लग रहा है टाटा एलेक्सी में जो बहुत ही एक लंबा कंसोलिडेशन था वो खत्म हो चुका है और स्टॉक जो है एक नई ट्रेडिंग रेंज में एंटर होगा। और अगर हम एक साल की बात करें, हमारे बहुत एग्रेसिव टारगेट है क्लोज टू 10,000 रुपीज, 5 डिजिट में टाटा एलेक्सी का भाव आएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग टाटा एलेक्सी में करंट लेवल के ऊपर 7,214 के ऊपर बाय साइड रिकमेंडेशन कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 6,920, पहला टारगेट रहेगा 7,882 और दूसरा टारगेट रहेगा 8,150। ओके, ठीक है। ये अलग अलग ट्रेड आपने बता दिए। एक तो इसमें टाटा एलेक्सी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले लग रहा है, इस पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। बड़ा ब्रेकआउट है, 8100 तक के बड़ी टारगेट आपको दे रहे हैं और 6920 का एक स्टॉप लॉस है। इसके अलावा जो और ट्रेड है हेड्सुन एग्रो वगैरह, वो भी आप अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। शर्मिला जोशी इस बीच हमारे साथ जुड़ रही है, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। शर्मिला, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। इस पॉइंट ऑफ अ टाइम पे जब बाज़ार ऑल टाइम हाई को टेस्ट करके थोड़ा नीचे आया हुआ है, आपका पसंदीदा शेयर कौन सा हो सकता है? मैं इस चीज़ को फिर भूल जाऊंगा कि बाज़ार ने हाई भी लगाया, मैं इस चीज़ को भी भूल जाऊंगा कि बाज़ार थोड़ा नीचे भी आ रहा है। मेरे को सेफ सिक्योर पैसा चाहिए, लगाना है मार्केट के अंदर इस समय। तो एक तो आई थिंक कि एक स्टॉक हो नहीं सकता, क्योंकि इस तरह का कोई स्टॉक है नहीं कि ऐसा लगे कि बस यही खरीदना है और कुछ खरीदना नहीं है मार्केट में। और अगर आप फिर से अगर डिफरेंशिएशन करेंगे लार्ज कैप मिड कैप, तो वो और चीजें फिर मुश्किल हो जाती है। बट लेट मी स्टिक टू द लार्ज कैप बास्केट। और अगर आप इस तरह का सेफ्टी अगर आप ढूंढ रहे हैं कि यहाँ चलकर आगे आपके पैसे ठीक रहेंगे, तो मेरे हिसाब से HDFC बैंक इज द नेम दैट कम्स टू माइंड। क्योंकि मुझे लगता है कि हाल ही में हमने उनका मर्जर देखा है। इस मर्जर के बाद वो दुनिया के जो 10 बड़े बैंक है उनमें उनका नाम अब शामिल होता है। तो इसकी अगर आपको सिनर्जी देखनी है जो HDFC और HDFC बैंक की जो बनेगी, और उसका अगर आपको फायदा लेना है, तो आपको कम से कम यहाँ से 2 साल और इसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा टू अलाउ दैट सिनर्जी टू प्ले आउट। बाकी उसके नतीजे अच्छे आ ही रहे हैं, वो तो हमने ये क्वार्टर भी देखा है, तो उसमें कोई उस तरह का वी डोंट हैव एनी कंसर्न्स फ्रॉम दैट एंगल। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक ऐसा सॉलिड स्टॉक मैं रेकमेंड कर सकती हूँ एट दिस पॉइंट इन टाइम, जो ज़्यादा चला भी नहीं है और जहां मेरी फुल उम्मीद है कि आगे चलकर इसकी सिनर्जी उनके फेवर में प्ले करेगी, तो वो है HDFC बैंक। ओके, ठीक है। तो आपने HDFC बैंक बता के ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि देश की जो नंबर 1 बैंक है वो अब वर्ल्ड में भी कम्पीट कर रहा है, और ये एक ऐसा बैंक है जो आपको एक कांस्टेंट पैसा दे सकता है, पहले भी दिया है, आगे भी दे सकता है। खैर, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जरा आपको ऑप्शंस का ट्रेड भी करके बताते हैं। ऑप्शंस का चैंपियन वो सीरीज देखते हैं। खुश बताइए, आज कौन सा ट्रेड है आपकी लिस्ट में? इंडेक्स का है कि स्टॉक्स का है? जी हाँ डिम्पिया, वेरी गुड आफ्टरनून। आज जो मेरा ट्रेड है ये भी स्टॉक्स का ही है। एक थोड़ा सा हटके ट्रेड है, बिकॉज हम सीमेंट सेक्टर की बात करने वाले हैं इन द रेनी सीजन। इसमें जो मेरा पिक है वो है अंबुजा सीमेंट। आप देखिए पूरे सीमेंट पैक में हमें एक अच्छी मजबूती दिख रही थी, और अंबुजा सीमेंट में जो है हमें क्लियर ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। 450 का रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे ही इसका 200 डे मूविंग एवरेज प्लेस था, और यहीं पे इसका एक अच्छा खासा कॉल बेस था। बट इन सारे फैक्टर्स को टेक आउट करते हुए अंबुजा 450 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी रहेगी बुल कॉल स्प्रेड, जिसमें आप 450 का कॉल बाय करें, 480 का कॉल सेल करें। 450 का कॉल आप बाय करेंगे 21 रुपए पे, और 480 का कॉल सेल करेंगे आप 9 रुपए पे। इस स्ट्रैटेजी में आपका जो मैक्स लॉस हो सकता है वो है 21,600, लेकिन जो मैक्स प्रॉफिट है ये हो सकता है 30,400 का, अगर एक्सपायरी पे अंबुजा सीमेंट 480 को टच करे या उसके ऊपर क्लोज हो जाए। कुछ शुक्रिया। अंबुजा सीमेंट हम देख रहे हैं कि लगातार 4-5 सत्र से शेयर में तेजी है। 450 की कॉल आपको खरीदनी है और 21 रुपए पर, और 480 वाली कॉल बेचनी है। तो ये बढ़िया स्ट्रेटजी कुछ की ऑप्शंस में अंबुजा सीमेंट के शेयर में। लेकिन रत्नेश, आप जरा अपने शेयर बता दीजिए, आपका कन्विक्शन कहाँ पर है? कहाँ पर लगता है कि तेजी होगी या फिर मंदी होगी आखिरी घंटे में? मुझे ऐसा लगता है कि अब काफी लॉन्ग अवेटेड के बाद में टाटा पावर एक ऐसा स्टॉक है जिसमें काफी लोगों ने काफी एक लंबे कंसोलिडेशन देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उन शेयर होल्डर को इसमें रिवॉर्ड करने का टाइम आ चुका है। तो टाटा पावर में काफी एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्म
फॉर्मेशन बन रहा है, काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिल रही है, ट्रेंड लाइन का भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो टाटा पावर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 227 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 245 रुपए का टारगेट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। दूसरा स्टॉक है सीमेंस। सीमेंस में भी काफी अच्छे का हमको कंसोलिडेशन के बाद में एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा है। चार्ट हमें कंटिन्यू हाई राइज फॉर्मेशन था, उसके बाद कंसोलिडेशन देखा, अब वापस से तेजी बनते हुए दिख रही है। 3818 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 3900 के टारगेट इसमें हमको देखने को मिल सकते हैं। सीमेंस के शेयर खरीदने की सलाह। और हम देख रहे हैं कि कैपिटल गुड्स वाला जो सेगमेंट है वो रौनक उसमें रही है। 3900 के टारगेट्स सीमेंस के लिए सुझा रहे हैं रत्नेश, ये आपके रडार पर होना चाहिए। इसके अलावा टाटा पावर पर भी ये हमारे एक्सपर्ट्स बुलिश हैं, 245 के टारगेट टाटा पावर के शेयर में। और हम देख रहे हैं कि टाटा पावर धीरे धीरे करते करते अच्छा खासा ऊपर आ गया, 233 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज 6% के आसपास की शानदार तेजी है। लेकिन टाटा पावर के साथ साथ हम देख रहे हैं कि उसी ग्रुप का एक और शेयर टाटा केमिकल, उसमें 6% के आसपास का उछाल है। इसके अलावा हम कुछ और शेयरों को देखें जहां पर अच्छी खासी अगर हम रौनक की बात करें तो ऑटो में वैसे आज मूव ज़्यादा नहीं है, लेकिन एस्कॉर्ट्स में करीब 3% के आसपास की तेज़ी आज में देखने को मिल रही है। मितेश, एस्कॉर्ट्स ज़रा देखिए, क्या यहाँ से और चलने का दम रखता है क्या ये शेयर? जी हाँ अभिषेक जी, आज जो है वो बहुत ही एक तगड़ा ब्रेकआउट मिला है हमें। 2525 के ऊपर, 2547 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमारे हिसाब से ये एक ट्रेंड रिवर्सल है यहाँ से, और स्टॉक जो है वो 2650-2700 की रेंज में जा सकता है। तो अगर किसी को ट्रेड लेना है, लेकिन ये 7 से 10 दिन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ से 2480 के स्टॉप लॉस से ट्रेड लिया जाए। पहला टारगेट रहेगा 2600, दूसरा टारगेट रहेगा 2680 का। तो डेफिनेटली 3% का जो आज जो आप मूव देख रहे हैं वो सस्टेनेबल है। डेफिनेटली स्टॉक को बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन के लिए कंसीडर किया जा सकता है। स्कॉट्स पर ये व्यू अब अगले 8 से 10 दिन में यहाँ से अच्छी तेजी देखने को आपको मिल सकती है। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, सरकार केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम का जल्द ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्री ने इस पर इंडस्ट्री से डिटेल्ड यानी कि विस्तार से एक प्रेजेंटेशन मांगा है। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सरकार केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम लाने जा रही है। इसकी चर्चा की शुरुआत भी हो गई है। वित्त मंत्री ने इसको स्पष्ट किया है और साथ ही साथ इंडस्ट्री को भी इस बात के निर्देश दिए हैं कि किस तरह के इंसेंटिव्स की उन्हें ज़रूरत है, किस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है सरकार की तरफ से। उसकी जो एक डिटेल्स रूपरेखा है वो सरकार को सौंपे और उसके बाद इस मसले पर आगे की चर्चा जो है वो की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि सरकार अलग अलग सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम की घोषणा ला रही है और केमिकल सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम की मांग काफ़ी समय से की जा रही थी। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से बेसिक केमिकल्स के लिए पीएलआई स्कीम की घोषणा की जाएगी और ख़ासकर कई इंडस्ट्री, चाहे वो एग्रो केमिकल्स हो, पेट्रोकेमिकल्स हो, फार्मा एपीआई इंडस्ट्रीज हो, जहां पर बेसिक केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए पीएलआई स्कीम की घोषणा सरकार करना चाहती है और उस पर चर्चा भी चल रही है। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर में इस मसले पर चर्चा पहले से चल रही है। इंडस्ट्री ने कुछ प्रेजेंटेशन भी दिए हैं, उस पर चर्चा भी की गई है और शुरुआती प्रस्ताव के हिसाब से जो पीएलआई स्कीम की साइज हो सकती है वो करीब 9 से 10 हज़ार करोड़ रुपए हो सकती है और साथ ही साथ जो इंसेंटिव्स है वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के हिसाब से करीब करीब 20% तक होगी। साथ ही साथ शुरुआती 5 साल तक कंपनियों को इंसेंटिव्स का फ़ायदा मिलेगा, यानी कि जब से वो मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करेंगे उसके बाद 5 साल तक उन्हें इंसेंटिव्स का फ़ायदा मिलेगा। सरकार की कोशिश ये है कि 2040 तक जो केमिकल्स इंडस्ट्री की साइज है उसको बढ़ाकर $1 ट्रिलियन का किया जाए, जो कि इस वक्त करीब करीब $300 बिलियन के आसपास है। तो पीएलआई स्कीम की बात हो रही है और इस पर एक प्रेजेंटेशन मांगी है गवर्नमेंट ने इन कंपनियों से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश, आप बने रहें इस अपडेट पर, इस बड़ी खबर पर, और जो भी अपडेट होंगे समय के साथ हम अपने व्यूअर्स को देते भी रहेंगे। केमिकल स्पेस से आज आप देखें तो इन स्पेस में अच्छी मूव भी है, 5-5.5% की तेजी आपको केमिकल स्पेस में दिख रहा है, लेकिन इसी स्पेस में कई सारी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज भी निकल कर आएंगे। एक बार देख लेते हैं केमिकल स्पेस पे व्यू क्या बन रहा है। मिथिलेश, ओवरऑल अगर इस ओवरऑल स्पेस को भी देखें तो कंसर्न्स बन रहे हैं, ग्लोबली भी कंपनियों उस पर बन रहे हैं और आगे की फर्दर कुछ क्वार्टर्स का भी पेन की कंसर्न्स बन रहे हैं केमिकल कंपनीज पे। आप सिस्टम मेथड के हिसाब से क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं केमिकल स्पेस के लिए? क्या ये क्वार्टर, एक और क्वार्टर अगर म्यूटेड रहता है, थोड़े से डाउनवर्ड साइड रहेंगे स्टॉक्स, क्या ट्रेंड दिख रहा है?
नहीं, आपने जो लास्ट में बोला वो सही है। बेसिकली मेथड और सिस्टम भी ये बता रहा है कि कंसोलिडेशन में जाएगा। हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ से स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में एक बहुत बड़ा करेक्शन ड्यू है। फॉर एग्जांपल आप विनिती ऑर्गेनिक्स की बात करें तो पहले बहुत फॉरवर्ड स्टॉक रहा करता था, लेकिन कई दिनों से मतलब कई महीनों से वो बेसिकली एक साइड में मूवमेंट में है। तो हमको लग रहा है कि ये पूरा जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में है। और आपने जो बताया उस हिसाब से हमको भी ये लग रहा है कि विद इन द नेक्स्ट 1 क्वार्टर ये पूरा बॉटम आउट हो जाएगा। अभी किसी भी स्टॉक्स में बाय रिकमेंडेशन नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन की सलाह नहीं दे सकता, लेकिन डेफिनेटली ये जो सेक्टर है वो अगले 3 से 4 महीने के बाद सरफेस के ऊपर आएगा। और अगेन जो स्टॉक्स पहले आज से 1-1.5 साल पहले जो हॉट फेवरेट रहा करते थे वही स्टॉक सरफेस पे आएंगे। तो एज ऑफ नाउ एडवाइजेबल टू अवॉइड, डेफिनेटली इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक क्वार्टर में कहीं ना कहीं पॉकेट्स में विद इन दिस सेक्टर बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन आएगा। कि अभी बाय साइड तो ट्रेड दूर, अभी तो डाउन साइड का रिस्क बना हुआ है इन पे। तो आप भी कह रहे हैं कंसोलिडेशन, आपको भी अपने सिस्टम के हिसाब से दिखता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आज जितने भी बियरिंग स्टॉक्स हैं उसमें कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट कैपिटल गुड्स स्टॉक्स भी आप बात करें ना, क्योंकि बाजार जिस तरह से दबाव में है, आपको कैपिटल गुड स्पेस में चाहे सीमेंट्स जैसे स्टॉक्स हों, थर्मिक्स जैसे स्टॉक्स हों, एबीबी और इनफैक्ट बियरिंग स्टॉक्स जैसे एसकेएफ जैसे स्टॉक्स हों, उनमें आपको आज अच्छी मूव दिख रही है कैपिटल गुड स्पेस से। और यहाँ पर भी ग्लोबल गाइडेंस का बहुत फर्क पड़ता है। नंबर्स अभी आए नहीं है ना, राइट? सीमेंट्स और थर्मेक्स के भी नंबर्स आने हैं अभिषेक, कैपिटल गुड स्पेस इंतजार है अभी, ठीक है, क्योंकि अर्निंग क्लियर ट्रिगर दिख रहे हैं। आप ट्रेड जो है अर्निंग बेस्ड ट्रिगर बहुत है बाजार में, ऑर्डर बुक का अंदाजा तो है ही। हाँ, और जिस तरह से देखिए आज एक खबर भी आई है कि सरकार ने कहा है कि जितने भी आपके इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं ना उसको जनवरी से पूरा कर लीजिए। पीएमओ का मंत्रालयों को आदेश गया है। ये सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव खबरें हमारे पास है, अपने रिपोर्टर को जोड़ेंगे और खबर को भी समझेंगे। तो निश्चित तौर पर कम से कम एक साल तक का तनाव नहीं है, ठीक है। तो एक बार कैपिटल गुड स्पेस देख लेते हैं। नई सीरीज शुरू हुई है, तो क्या अगस्त के लिए ये एक अच्छा स्पेस है जहां पर नजर बना के रख सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, दोनों मितेश भी हैं और रत्नेश भी। रत्नेश से समझते हैं। रत्नेश, कैपिटल गुड स्पेस में कोई स्टॉक दिख रहा है जो अगस्त सीरीज के लिए रखा जा सकता हो? बिल्कुल, जैसे स्टार्टिंग में मैंने कॉल दिया था सीमेंस का, तो सीमेंस जरूर है, उसमें से काफी अच्छा मेरे को स्टॉक दिख रहा है सीमेंस में। बिल्कुल इसमें तेजी बनाए रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर वापस से जाने के तैयार है। तो अगर पूरे अगस्त सीरीज की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए सीरीज के हिसाब से 3710 का। और ऊपर में टारगेट मुझे कहीं ना कहीं इसमें 4100 के आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, जिस टाटा केमिकल्स की भी हम चर्चा कर रहे थे, उसी टाटा केमिकल्स पे आज हमने सुबह भी आपको नोटिस कराया था कि ये 20% रिटर्न के लिए शेयर तैयार हो रहा है। और आज देखिए 5% तो उसने आज ही दे दिया। अब हमें उम्मीद तो है 15% और देगा। एक और चीज़ प्रियंका आपको ध्यान होगी, हमने जब आप सुबह हम आपको ये दिखा रहे थे कि जो रोल ओवर में जिन सेक्टर्स के अंदर कम हुआ है और ज़्यादा रोल ओवर हुआ है, उसी में से ही आपके हीरो निकलेंगे अगली सीरीज़ के। और आज शुरुआत में ही आपके जो लो रोल ओवर वाला हिस्सा है केमिकल्स, उसमें से हिस्सा निकल रहा है। टाटा केमिकल, दीपक नाइट्रेट तो जुलाई सीरीज़ का वन ऑफ द वर्स्ट शेयर था, जिसने 20% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न दिया। आज उसके अंदर से रिकवरी शुरू हुई क्योंकि सीरीज़ का पलटा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सारे पॉइंट्स नोटिस करना। इसलिए ईटीना स्वदेश के साथ आप सुबह से शाम तक रहिए, ताकि बेहतरीन कॉल्स और उसका अच्छे से एनालिसिस हम आपके सामने रख पाएँ। शर्मिला, एक चीज़ आपसे और पता करनी है। सभी लोग ये कह रहे हैं कि फार्मा के ना दिन अच्छे आ रहे हैं, धीरे धीरे अच्छे आ रहे हैं। तो आपका कोई पसंदीदा शेयर है फार्मास्यूटिकल्स में? बिल्कुल, आई थिंक एक चीज़ ये समझनी चाहिए कि फार्मा में हमने जिस तरह से देखी चीज़ें कि एक जो कोविड का टेलविंड था वो निकल गया और फिर स्टॉक साइडवेज जा रहे थे। मेरे हिसाब से ये साल के मार्च या अप्रैल में एक्सपोर्ट डेटा पॉजिटिव आया और तब से मार्केट ने ये सेंस किया कि अब यहाँ से चीज़ें सुधरेंगी फॉर फार्मा एज अ सेक्टर। विद इन दैट स्पेस आई थिंक सन फार्मा मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो कंसर्न्स थे ये बड़े फार्मा कंपनीज को विद प्राइसिंग प्रेशर इन द यूएस एक्सेट्रा, तो उसमें उन्होंने बहुत पहले ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि स्पेशलिटी केमिकल्स एक ऐसा स्पेस हो सकती है जहां पर उनको इस तरह के मार्जिन में इरोजन कम दिखेगा। और उन्होंने अपनी वहां पर प्रेजेंस और बास्केट काफ़ी उन्होंने इंक्रीज कर दी थी उस स्पेस में, और उनका काफ़ी एक सॉर्ट ऑफ वेरिड बुक है।
तो यस आई थिंक कल टैरो के नंबर्स आए थे, वो थोड़े नेगेटिव थे एक्सेट्रा, तो इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन एक ऐसा अगर कंसिस्टेंट लार्ज कैप स्टॉक है जिसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और आगे चलकर भी मेरे हिसाब से देगा, तो वो सन फार्मा है। आई थिंक रिसेंटली सिप्ला हैज आल्सो शोन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस और उनका डेटा भी काफ़ी रिजल्ट्स में जो मार्जिन एक्सेट्रा था, जो डोमेस्टिक सेल्स में उनका जो ग्रोथ दिखी है डोमेस्टिक सेल्स में, वो काफ़ी अच्छी थी। तो आई थिंक दैट कुड बी, ये दो सॉर्ट ऑफ लार्ज फार्मा हो सकते हैं। ओके, ठीक है। एक और, डिफेंस के शेयर्स पहले बहुत फ्लेवर में थे। आप गाए बगाए डिफेंस के बारे में न केवल चर्चा करते थे बल्कि वो शेयर ज़ोरदार रिटर्न्स भी देते थे, थोड़े साइडलाइन हो गए हैं। एक बार हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स को रत्नेश आप वापस से चेक करो, आपको लग रहा है कि एक राउंड की तेज़ी के बाद दूसरी बार के लिए भी प्रिपेयर हो रहा है? बिल्कुल डिम्पी जी, आज के सत्र में आप देखें काफी अच्छी थोड़ी वॉल्यूम एक्टिविटी आई है और एक जो लंबा कंसोलिडेशन जो इसमें चल रहा था, जून महीने 19 जून से चालू हुआ था, तो जो अभी तक चल रहा था, तो अब ये जरूर आज ब्रेकआउट देने के कगार पे, इसमें नया ब्रेकआउट 3950 के ऊपर आ जाएगा, जो इसको 41 रुपए तक के लिए लेके जाएगा। तो वहाँ पे एक इसमें तेजी का ट्रेड यहाँ पे लेना चाहिए, और कोई पोजिशनल ट्रेड लेता है तो उसमें स्टॉप लॉस यहाँ पे 3820 रुपए का लगा के रखे। मुझे ऐसा लगता है 41 रुपए तक के टारगेट इसमें आते हुए दिख जाएंगे इसको। HL पर ये व्यू। चलिए 3 बज गए हैं और वक्त है हमारे खास सेगमेंट खबर घर में। हम डीलिंग रूम का चेक लेंगे। शरद जुड़ गए हमारे साथ। शरद बताइए, आपने बातचीत की होगी तमाम डीलिंग रूम्स में, क्या वहां बजिंग है, क्या चर्चाएं चल रही हैं? जी बिल्कुल, कल जो था वेस्टलाइट डेवलपमेंट में अच्छी तेज़ी देखने मिली थी और हमारी डीलर से बात हो रही है और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपके रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया यानी कि जो बर्गर किंग का ब्रांड है, यहाँ पे जो है कुछ कुछ काउंटर्स में DI की बाइंग देखने मिल रही है। ऑलरेडी DI की अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया और आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड जैसे बड़े दिग्गज म्यूचुअल फंड हाउसेस का स्टेक ऑलरेडी कंपनी में है। स्टॉक आज जो है इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स 50, 100, 200 DMA तीनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इंपॉर्टेंट बात ये भी कि 30% ऑलरेडी एक रैली मार्च लो से देखने मिली है। इसके अलावा याद रखिए जो ट्रिगर्स है अहम FY24 के लिए, यहाँ पे मैनेजमेंट गाइडेंस दिए हैं लगभग 10% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का, और ओवरऑल जो ग्रॉस मार्जिन है वहाँ पे भी अब इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकती है। ऑलमोस्ट 67% का टारगेट रखा गया है। पॉपॉइज का एक जो चिकन ब्रांड है उन्होंने जो भारत लाया है, वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ का जो है बहुत बुलिश नज़रिया आ रहा है, लगभग 2 से 3 गुना बढ़ सकता है नियर फ्यूचर में। और जो इंडोनेशिया की बिजनेस है वहाँ पे जो है आपकी कैश की ब्रेक इवन देखने मिल रही है। शुक्रिया शरद। तो आज हम देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट वाले जो भी शेयर हैं, चाहे आप वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड को देखिए, देख लीजिए देवयानी इंटरनेशनल या फिर रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, वहाँ पर तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। 900 रुपये से ऊपर का भाव हो गया है वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड का, जिसका नाम पहले था वेस्टलाइफ डेवलपमेंट। शर्मिला जी, हम देख रहे हैं कि पिछले महीने भर की बात करें तो ये शेयर धीरे धीरे करके अच्छे खासे ऊपर आ गए हैं। आपको कहीं ये मौके इसमें दिख रहे हैं? अगर कोई खरीदने की अगर किसी को अगर इच्छा हो तो आप सुझाव देंगे उसको? I think this space will continue to remain एक interesting और significant space in the Indian context. पहले ऐसा था कि हम जुबिलेंट फूड्स के आगे नहीं देखते थे और अभी हम जुबिलेंट फूड्स छोड़ के सभी बाकी इस तरह के क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली डोमिनोज जो जुबिलेंट फूड का उनका वो जो फ्रेंचाइज उनके पास है, तो उसमें हमने डेफिनेटली मार्जिन्स एक्सेट्रा पर कंसर्न्स देखे हैं, लेकिन मुझे लगता है अब वो इस लेवल पे आ गया है कि जहाँ पर के बारे में सोच सकते हैं। सो माय रिकमेंडेशन वुड गो विद जुबिलेंट फूड्स। और ये स्पेस आज पूरा चल भी रहा है और शर्मिला को भी पसंद है, उसे रेकमेंड कर रही है पोर्टफोलियो स्टॉक बनाने के लिए। लेकिन इस बीच मारुति के नंबर्स आने हैं सोमवार को। एक बार समझ लेते हैं, सृष्टि ने एक प्रीव्यू तैयार किया है कि नंबर्स एक्सपेक्टेशन होनी क्या चाहिए। बताएं सृष्टि। सबसे पहले अगर मारुति के वॉल्यूम्स की बात करें तो बीती तिमाही वहाँ पे वॉल्यूम्स में थोड़ी सी गिरावट ज़रूर देखने को मिली है, जहाँ पे 3.5% का ही एक कट रहा है। पर उसके अलावा अगर हम इनके नंबर्स को देखें तो तिमाही दर तिमाही हम सभी नंबर्स पे थोड़ा सा प्रेशर आते हुए ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि RM कॉस्ट बढ़ा हुआ था और साथ ही ऑपरेटिंग लेवरेज यानी कि वॉल्यूम्स में एक जंप नहीं मिला था, जिसके चलते इनके अगर हम आय देखें तो वो लगभग सपाट रहने की उम्मीद है 31,780 करोड़ पे। वहीं EBITDA में 3.5%
2% की गिरावट की हम उम्मीद कर रहे हैं। 3,240 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आ सकता है। वहीं अगर मार्जिन्स की बात करें तो अभी तक तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 10% से ज़्यादा कंपनी अपने मार्जिन्स दर्ज कर सकती है। पर जी हाँ, तिमाही दर तिमाही देखिए तो एक हल्की सी गिरावट उन फ्रंट पे ज़रूर आते हुए हम देख सकते हैं, क्योंकि मार्जिन्स जो हैं पिछली तिमाही जो 10.5% पे थे, यहाँ पे 10.2% पे आते हुए दिखेंगे। और इसकी वजह यह है कि इस बार जो पूरी वॉल्यूम्स में एक जंप देखने को मिला है, वो जो लोअर सेगमेंट है वहाँ पे काफ़ी डिस्काउंट कंपनी ने दिया था वॉल्यूम्स को पुश करने के लिए, और ये इनके मार्जिन्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं ला पा रहा है पॉजिटिव फ्रंट पे। वहीं अगर मुनाफे की बात करें तो यहाँ पे 6% की तिमाही दर तिमाही गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। 2,440 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा रह सकता है। और साथ ही जो मूवमेंट देखने को मिला है जापान और भारतीय करेंसी में, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं मारुति के नंबर्स पे। और साथ ही जो इनिशियल साइंस है मॉडरेशन के डिमांड में अब थोड़ा सा स्लो डाउन आ रहा है, इसको लेके मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहेगी, ये सबसे अहम होगा देखना। और साथ ही आगे के लिए मार्जिन का आउटलुक वो क्या देते हैं, इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं है मारुति सुजुकी से, बस नज़र रखनी होगी मार्जिन के फिगर पे कि 10% से ज़्यादा वो आते हुए दिखते हैं या नहीं। ध्यान रखेंगे हम, क्योंकि हर बार ये बात याद है कि कहीं ना कहीं अनमेट डिमांड की बात होती है मारुति के नंबर्स से। और लेट्स नॉट फॉरगेट कि लास्ट क्वार्टर में ही मारुति ने 10,000 का आंकड़ा भी छुआ है। देखना होगा सोमवार को कितना सरप्राइज कर पाता है स्ट्रीट को। शुक्रिया सृष्टि, ये सारी डिटेल्स हमें शेयर करने के लिए। एक बार क्विकली मारुति पे के स्टॉक पे एक व्यू ले लेते हैं कि यहाँ पर ट्रेड बन क्या रहा है। मितेश बताएंगे आप? देखिए, मारुति में कहीं ना कहीं एक लुका छुपी का खेल चल रहा है बिटवीन 9,500 एंड 10,000। ये एक ब्रॉड रेंज है। हमने देखा है पिछले कई दिनों में 9,800 9,900 के बीच में आता है, तो वहां से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिलता है। 9,500 9,600 के बीच में वो कहीं ना कहीं सपोर्ट ले लेता है। सो वी आर ऑफ द व्यू कि अभी नो ट्रेड जोन में है। 10,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट होगा जहां पे 12,000 15,000 की गुंजाइश बनेगी, लेकिन वो 10,000 के ऊपर अगर सस्टेनेबल ब्रेकआउट मिलता है तो, और डाउन साइड 9,500 इज अ वेरी बिग सपोर्ट। तब तक के लिए हम इस स्टॉक को नहीं छुएंगे। इट्स एज ऑन डेट, as per our analysis, it's in a no trade zone. तो अगर 9,500 आए तो we will buy with a stop loss of 9,350 for a target of 9,800 10,000, और अगर 10,000 के ऊपर गया then only we will buy again, otherwise advisable to avoid. ठीक है, डन। एक दो शेयर ज़रा और पता करते हैं कि कहाँ पे और ट्रेड लेना चाहिए। एक शेयर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स तो पूछ लिया मैंने। एक है NTPC। यस, NTPC के अंदर रत्नेश एक बार आप चेक करना, ये टिपिकली एक्सपायरी के आसपास जो चला था 201 से अब 210 तक पहुंच गया। 8 रुपये आज ही जोड़े। फर्स्ट डे ऑफ द अगस्त सीरीज़ के अंदर ही 8 रुपये इसने जोड़ दिए। इसका मतलब नया ब्रेकआउट है और इस पूरी सीरीज़ में अच्छा रिवॉर्ड करने की कैपेसिटी है। कितना और चल सकता है ये? डिम्पी जी, पूरे पावर सेक्टर में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है हमको, चाहे टाटा पावर हो, चाहे NTPC हो, दूसरे पावर स्टॉक्स हो, काफी अच्छी तेजी में बनी हुई। और पर्टिकुलर NTPC की आप बात करेंगे तो 2009 के बाद का इसने ब्रेकआउट दिया है, जो कि 201 के ऊपर का था। तो अगर इतने लंबे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया तो कहीं ना कहीं काफी अच्छी तेजी इसमें बनती हुई दिखेगी। इस पूरी सीरीज में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 230 रुपए तक के टारगेट हमको देखने को मिल जाए। कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो वो भी यहाँ पे अभी भी ले सकता है। इसमें स्टॉप लॉस भी बहुत पास का बनेगा। 201 रुपए का स्टॉप लॉस बन सकता है और 230 रुपए के इसमें टारगेट हमको देखने को मिल जाए। ठीक है शर्मिला, ये रियल एस्टेट में गोदरेज को आप कितना रेट करते हैं? ये रेट इन द सेंस मैं ये पता करना चाहता हूँ कि अगर आपको मैं बाय करने के लिए बोल दूँ तो आप कितने % में हाँ बोलेंगे? 80%, 70%, 90% या बिलो 50%, इस लेवल पे जब ये 1750 का हो गया है? प्रोबेबली 70%, क्योंकि मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं। लेकिन अगर आप मुझे सेक्टर पूछेंगे और सेक्टर में पिक्स पूछेंगे तो उसमें डेफिनेटली गोदरेज प्रॉपर्टीज का नाम फेयरली हायर अप इन द लिस्ट होगा, क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है और उन्होंने जिस तरह की रिटर्न्स दिए हैं पिछले 4-5 सालों में, उसको देखकर काफी कॉन्फिडेंस बढ़ता है इस स्टॉक में। सो आई थिंक दैट 70% इज ओनली बिकॉज वैल्यूएशंस मुझे थोड़े एक्सपेंसिव लगते हैं। नहीं तो एट स्लाइटली चीपर वैल्यूएशंस इट वुड प्रोबेबली बी माय टॉप पिक इन द सेक्टर।
ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर ये भी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो ये छोटे मिड कैप जो रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं वहाँ पर तेज़ी है। टाइल बनाने वाली कंपनियाँ, इसके अलावा प्लाई बनाने वाली कंपनियाँ, तो होम और होम इम्प्रूवमेंट आपको हर तरफ तेज़ी दिखेगी। बाजार में भी तेज़ी हो रही है और बाकायदा निफ्टी इस वक्त हरे निशान में ट्रेड कर रहा है 19,660 के आसपास, यानी कि लोअर लेवल से 80 अंकों की रिकवरी हमने पिछले 30 मिनटों में ही देख ली है। सेंसेक्स अभी भी थोड़ा सा कमज़ोर है, 60 अंक नीचे है, लेकिन निफ्टी बैंक में भी रिकवरी आई है लोअर लेवल से और निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं कि 45,500 के ऊपर आ गया है फिर से। ये एक अच्छा संकेत है और ब्रॉडर मार्केट से संकेत बिल्कुल बाजार के लिए कोई ख़राब नहीं है। बराबरी का मुकाबला इस वक्त बुल्स एंड बेयर्स के बीच में चल रहा है, तो ये बाजार की स्थिति है। पावर शेयर आज लीड कर रहे हैं और फाइनेंशियल्स और बैंक का मूड थोड़ा सा खराब है, उसके चलते आपको इंडेक्स में बहुत ज़्यादा आज चुस्ती दिखेगी नहीं। लेकिन फिल्मी फ्राइडे की बातचीत कर लेते हैं। प्रशांत हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं। आप प्रशांत, एक्चुअली अभिषेक अभी कह रहे थे ना आप थक गए हैं, स्ट्रेस्ड हो गया, तो स्ट्रेस फ्री करने के लिए हमें प्रशांत आए हैं स्टूडियो इसके बताने लिए के लिए। पूरा सैटरडे पूरा संडे हमारे पास है और प्रशांत इसीलिए आए हैं कि हमारा पूरा इंतजाम कर देंगे। क्या हम प्री प्लान करके चले अपने वीकेंड को? बिल्कुल, और प्लान जो है वो थिएटर और टीटी दोनों पे ही मैं आपके दर्शकों के लिए और आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो बड़े पर्दे पर अरसे बाद करण जौहर जो हैं वो डायरेक्शन की चेयर उन्होंने संभाली है और बड़े पर्दे पर लेके आए हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ये कितने साल के बाद फिर से डायरेक्शन कर रहे हैं? मेरे ख्याल से ऐदिल मुश्किल जो फिल्म आई थी उसके बाद, और वो वैसा था कि बीच में जिस तरह का हेट चल रही थी करण जौहर के, करीब 10 साल तो हो गया उसको, हो गया, और उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि शायद वो खुद डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि प्रोडक्शन की फिल्में तो आ रही थी, लेकिन ये फिल्म बीच में उन्होंने किस थॉट प्रोसेस के साथ, अच्छी डायरेक्शन है, बढ़िया अच्छा डायरेक्शन है, और सबसे सरप्राइजिंगली कि वो जो टच है करण जौहर का, जो उनकी कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, इस तरह की फिल्मों में हमें कल होना हो, इस तरह की फिल्मों में नजर आए, वो टच वो वापस लेके आए हैं। तो टच के लिए तो शाहरुख खान चाहिए थे फिर, लेकिन इस पहली बार ऐसा है कि करण जौहर की फिल्म में शाहरुख खान और काजोल नहीं है। इस बार उन्होंने वो मौका दे दिया है वरुण धवन, दौर बदल रहा है, बदल रहा है अभिषेक। हाँ, वो दौर प्रियंका आपको तो याद होगा, हमें तो याद बिल्कुल, है। बिल्कुल सारी पिक्चरें देखी। मुझे तो कुछ कुछ होता है कि जब पहला ट्रेलर आया था और वो गाना आया था तुम पास आए, तो मुझे याद है कि वो पहली मूवी थी प्रशांत, मैंने जाके थिएटर में देखी थी, पता है। मतलब हमारे यहाँ ऐसे चलन नहीं रहा है लेकिन हम छुप छुप के गए थे घर से। तो ये फिल्म है सबसे बेहतर ऑप्शन आपके लिए। अच्छी फिल्म है, एक अच्छा पैकेज है, बढ़िया संगीत, अच्छी अदाकारी, एक अच्छी कहानी, फैमिली ड्रामा, और रणवीर सिंह और आलिया ने की जो जबरदस्त फर्स्ट हाफ में जो कॉमिक टाइमिंग है वो बहुत जबरदस्त तरीके से यहां पर दिखाई है। और यही नहीं, जो सपोर्टिंग कास्ट है, धर्मेंद्र हैं इसमें, शबाना आजमी हैं, जया बच्चन, और इनका जो पार्ट है इस फिल्म में वो एक तरह से ट्रीट है उन सभी फैंस के लिए जो इन बड़े कलाकारों को, दिग्गज कलाकारों को अच्छे रोल्स में देखना चाहते हैं। बहुत अच्छी कहानी बुनी है करण जौहर ने। आपको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे और फिर से आपसे बातचीत करेंगे। सैटिन क्रेडिट केयर के नतीजे आ गए, उसको जरा हम एक बार दर्शकों को बता देते हैं। मुनाफा 60 करोड़ से बढ़कर 85.9 करोड़ पर यह फिगर कंपनी ने रिपोर्ट की है। एनआईआई यानी कि ब्याज से आय की बात करें तो 129 करोड़ से बढ़कर 209 करोड़ रुपए का फिगर आया है, और पीपीओनी की यानी कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो 394 करोड़ से घट के वो आया है 130 करोड़ के आसपास का। तो ये निराशाजनक प्रदर्शन कहेंगे पीपीओपी के फ्रंट पर, इसलिए 3% ये शेयर नीचे है। थोड़ी देर पहले एमएनएम फाइनेंशियल के नंबर्स आए थे। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें, क्योंकि आज बैंकिंग का मूड खराब है, फाइनेंशियल का मूड खराब है, एचडीएफसी बैंक तो आप देख रहे हैं 2% नीचे वो शेयर ट्रेड कर रहा है, और इसके चलते ही बाजार की आज जो शुरुआत हुई और अब तक का जो कारोबार हुआ अगस्त सीरीज का, वो थोड़ा सा निराशाजनक रहा है। सैटिन क्रेडिट केयर, मितेश क्या इस पर आप सलाह देंगे, क्योंकि 208 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है, नतीजे से पहले थोड़ा शेयर चला हुआ था, अब क्या व्यू है आपका? देखिए, जहाँ तक सैटिन क्रेडिट केयर की बात है तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे जो आज की बिकवाली है वो थोड़ी ज़्यादा हावी होगी, क्योंकि 211 का एक स्टीफ रेजिस्टेंस था और वो टूटा है अभी, सॉरी सपोर्ट था वो टूटा है, तो अभी स्टॉक जो है वो 200 या 202 के लेवल्स के ऊपर आ सकता है। तो एज ऑफ नाउ एडवाइजेबल कि इसको अवॉइड किया जाए।
ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो बात हुई साटिन क्रेडिट केयर की, लेकिन इस बीच मार्केट अच्छे से शार्पली रिकवर हुई है। अब आप देखें तो 19,600 के ऊपर 650 के ऊपर अब निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और बैंक निफ्टी भी लगभग यहाँ से जहाँ से शो शुरू हुआ था वहाँ से लगभग 100-150 पॉइंट रिकवरी वहाँ भी देखने को मिली है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होंगे और कुछ BTST ट्रेड्स भी डिस्कस करेंगे, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो बाजार में एक अच्छी रिकवरी अटेम्प्ट हुई है और हरे निशान में भी निफ्टी ऑलमोस्ट आ ही गया था, फिर से जरा सा स्लिप हुआ है, लेकिन इस स्मार्ट रिकवरी के बीच में BTST ट्रेड्स बुलिश होने चाहिए क्या? दोनों एक्सपर्ट्स ये मान रहे थे। पहले रत्नेश से लेते हैं। रत्नेश, बताया आपके कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स क्या होंगे? बैंक्स में जिस तरह की एक रिकवरी दिख रही है और वो भी लार्ज कैप बैंक्स में, क्या यहाँ से बुलिश बेट्स लेके जाना चाहिए? बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक तो बुलिश बेट लेके जाना चाहिए, क्योंकि बाजार ने अपने कल के लो को होल्ड कर लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चले जाएगा, बाजार में तेजी बनी रहेगी। तो पहला जो मेरा BTST ट्रेड रहेगा वो टाटा कैम रहेगा। टाटा कैम में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट हमको लंबे कंसोलिडेशन के बाद में देखने को मिला। तो टाटा कैम में BTST ट्रेड के हिसाब से 1030 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऊपर में टारगेट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे 1090 के बनते दिखते हैं। दूसरा एक ट्रेड रहेगा, 2 BTST ट्रेड देना चाहूंगा मैं। एक दूसरा BTST अपोलो हॉस्पिटल में भी काफी अच्छा एक हमको एक ब्रेकआउट आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है तेजी इसमें भी बरकरार रहेगी। यहाँ पे 5300 का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। ऊपर में टारगेट जो मुझे दिखते हैं इसमें 5500 के आते हुए दिख जाएगा। टाटा केमिकल और अपोलो हॉस्पिटल, ये 2 शेयर रत्नेश की तरफ से। मितेश जी, आपके शेयर कौन से हैं BTST के लिए? कहां पर भरोसा आपको है? मेटल और प्राइवेट बैंक्स पे। मेटल में हिंडाल्को में आज बहुत ही एक अच्छी बाइंग देखने के लिए मिली है। सो 452.65 के ऊपर स्टॉक्स फ्यूचर अभी ट्रेड कर रहा है। 448 के स्टॉप लॉस से लेना है। 458 का पहला टारगेट, 462 का दूसरा टारगेट BTST के लिए। दूसरा, प्राइवेट बैंक्स में फिलहाल 3 बजे के बाद एक अच्छा ट्रैक्शन देखने के लिए मिला है ICICI बैंक में। सो 996 के ऊपर फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। 990 के स्टॉप लॉस से ICICI बैंक को खरीदना है। पहला टारगेट 1005, दूसरा टारगेट 1015। ठीक है, तो हिंडाल्को और ICICI बैंक हम देख रहे हैं कि आज निफ्टी बैंक को सपोर्ट दे रहा है। सेकंड हाईएस्ट वेटेज वाला ये शेयर है निफ्टी बैंक में, और रिकवरी लोअर लेवल से अच्छी है। 977 से 997, यानी कि 20 रुपए ये इंट्राडे में शेयर रिकवर कर गया। हालांकि बाजार में भी थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई है, लेकिन अभी भी HDFC बैंक की तरफ से मूड थोड़ा सा खराब है। लेकिन बाजार के लिए अब कौन से ट्रिगर्स अहम होंगे? क्योंकि अब नजर होगी सोमवार पर, ओवर द वीकेंड में बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं। इवेंट्स टू वॉच लेकर हमारे सहयोगी वामाक्षी हमारे साथ हैं। वामाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ डोमेस्टिक क्यूज़ के साथ। तो डोमेस्टिक फ्रंट पर हम देखेंगे कि S&P ग्लोबल PMI, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज PMI और कंपोजिट PMI, ये डेटा अगले हफ्ते एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा अगर हम देखें तो चाइना का कंपोजिट, नॉन मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग PMI भी एक्सपेक्टेड है जुलाई 31 को। US बाजार की अगर हम बात करें तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स ये आने वाला है अगस्त 3 को, और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI और कंपोजिट और सर्विसेज PMI भी US की तरफ से एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा अगर हम देखें, काफ़ी सारे नंबर्स आने बाकी है। काफ़ी सारे दिग्गज कंपनी अपने नंबर्स पेश करेंगे। हम देखेंगे कि NTPC के नतीजे आने वाले हैं कल, इसी के चलते ये स्टॉक हमारे रेडार पर रहेगा। इसके अलावा मारुति सुजुकी, UPL और पावर ग्रिड के नतीजे आएंगे जुलाई 31 को। टाइटन के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है अगस्त 2 को। सन फार्मा, भारती एयरटेल, अडानी एंटरप्राइजेस और आयशर मोटर्स के नतीजे आएंगे अगस्त 3 को। और हफ्ते के आखिरी दिन हमारी नज़र होगी SBI और M&M पर। इसके अलावा अगर हम देखें, कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। शीला फोम ये फोकस में रहेगा अगस्त 2 को, क्योंकि कंपनी की बोर्ड की बैठक होने जा रही है। फंड रेजिंग को ये कंसिडर करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, फिनोटेक्स केमिकल भी हमारे रेडार पर रहेगा, क्योंकि बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग को लेकर। IPO मार्केट में भी हमने देखा काफ़ी दमदार एक्शन देखने मिला था ये हफ्ते, इवन पिछले हफ्ते हमने देखा था। और अगले हफ्ते हम देखेंगे कि SBFC फाइनेंस लिमिटेड का IPO खुल रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए अगस्त 3 से लेकर अगस्त 7 तक। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है जिस पर हमारी नज़र होगी, और वो है कि जो इम्पॉर्टेंट की नेशंस है OPEC प्लस अलायंस के, ये एक वर्चुअल मीटिंग होल्ड करने वाले हैं ऑयल मार्केट कंडीशंस का जायज़ा करने के लिए। तो ओवरऑल ये सारे थे इम्पॉर्टेंट ट्रिगर्स और इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए अगले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के लिए। हफ्ते मारुति सुजुकी, UPL,
पावर ग्रिड ये 31 जुलाई को ही ये आ जाएंगे नतीजे। और टाइटन, सन फार्मा, भारतीय एयरटेल, अडानी एंटरप्राइजेज, SBI, M&M, तो बड़े नतीजे भरमार एक तरह से निफ्टी के जो दिग्गज हैं उनके नतीजे आप देखेंगे और इन पर हमारा फोकस बना रहेगा। शुक्रिया बामाक्षी, ये पूरी की पूरी जानकारी हम तक शेयर करने के लिए। लेकिन शर्मिला जी, आपसे जरा राय जानना चाहेंगे ना, ज्वेलरी स्टॉक में थंगामाइल, इसकी रफ्तार देखिए थमने का नाम नहीं ले रही है। ये 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में शेयर ऑलमोस्ट ये 1.5 गुना हो गया है, 50% के आसपास की रैली दिखाई है, 1300 रुपए के ऊपर चला गया है। क्या इसमें जोखिम बढ़ गया है और आपको लगता है कि इतनी बड़ी तेजी इसमें फंडामेंटल के हिसाब से जस्टिफाइड है वो? और ठीक है फंडामेंटल्स के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से सभी जो ज्वेलरी स्पेस में स्टॉक्स है सभी थोड़े बहुत उनके पी हाई ही है, तो वो आपको चीज जरूर ध्यान में रखनी होगी। आई थिंक एक फिलहाल में एक नई लिस्टिंग हुई थी सेंको, आई थिंक वो भी एक बहुत बेहतर कंपनी थी और वो जो IPO आया था वो बहुत अच्छे प्राइस पर आया था और उसका हमने नतीजा देखा कि काफी उसमें सब्सक्रिप्शन अच्छी हुई थी। बट आई थिंक अमंग द लिस्टेड प्लेयर्स, वेदर इट इज थंगामाइल और वेदर इट इज टाइटन, सभी स्टॉक्स मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस के हिसाब से थोड़े जरूर महंगे लगते हैं। तो आई थिंक कि अगर आपको इस तरह के स्टॉक्स लेने हैं तो अभी के समय जिस तरह का मार्केट है तो उसमें आपको एक थोड़ा SIP अप्रोच रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यूएशन ये नहीं जैसे जो क्वांटिटी लेनी है वो पूरी ले, बट एट द सेम टाइम ये मार्केट वो भी नहीं सजेस्ट करता कि यहाँ से और स्टॉक्स ऊपर नहीं जाएंगे। कुल ये बात तो हुई गोल्ड काउंटर्स की, आपने बात ही की अभिषेक, क्योंकि टाइटन के भी नंबर्स कमिंग वीक में हैं तो उस पर भी वॉच रखनी होगी। लेकिन इस पूरे हफ्ते में जो ज़बरदस्त एक्शन हमें फार्मा स्टॉक्स में दिखा और वो भी स्पेशली एक कल के दिन में, और पूरा स्पेस में पूरा हफ्ता जो आपको पावर स्टॉक्स में एक्शन दिखा, सबसे बड़े गेनर्स देखना यहीं से निकल के आएंगे जब हम कंपाइल भी करेंगे कुछ डेटा। तो ये 2 स्पेसेस में अच्छी खासी मूव दिखाई, लेकिन क्या ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स भी हैं? जिस तरह की मूव सिप्ला में, डॉक्टर रेड्डीज में, सन फार्मा में, क्या अभी राइड करना चाहिए इन्हें थोड़ा और साथ ही पावर काउंटर्स भी? मितेश, दोनों जो आप बता रहे हो पावर काउंटर्स और फार्मा में, सिप्ला में, डॉक्टर रेड्डी में, या फिर औरो फार्मा देख लो या फिर ग्लेनमार्क देख लो, हमारे हिसाब से थोड़ा मूव बहुत फास्ट आ चुका है। तो उसमें अगर आपके पास पोजीशन है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और जहां तक पावर स्टॉक्स की बात है, रैली शुरू हुई है, अभी पावर स्टॉक्स में बने रहना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली फार्मा में जो आपने नाम दिए उसमें अगर आपके पास पोजीशन है तो हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह देंगे। तो आप फार्मा में थोड़ा सा एक बार एग्जिट करके प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन पावर की रैली तो फिलहाल आप बता रहे हैं कि शुरू हुई है। लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स की भी बात करते हैं लास्ट आवर में, क्योंकि हमने देखा कि मारुति के नंबर्स आने हैं ऑटो पैक में। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के भी, ये भी CV फाइनेंसर है, इसके भी नंबर्स आए और नंबर्स आने के बाद काफ़ी एक शार्प रिएक्शन भी स्टॉक में देखने को मिला। हालांकि वहाँ से रिकवर बहुत अच्छा हुआ, 7% तक टूट गया था, 290 तक चला गया था और इसमें प्रोविजनिंग काफ़ी बड़ी है। M&M फाइनेंस के क्वार्टर के जो नंबर्स आए हैं जिसका एक इम्पैक्ट क्लियरली देखा, लेकिन उसके बाद स्टॉक जिस तरह से शार्पली रिकवर हुआ है, रत्नेश क्या व्यू रहेगा? एक बार चार्ट चेक करके M&M फाइनेंस पर बताएं। ओवरऑल चार्ट देखेंगे तो कंटिन्यू हायर फॉर्मेशन में था, रिजल्ट के पहले ही काफी चल चुका था ये। तो पर अब जो इसमें जो सपोर्ट लिया इसने काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट से लिया, 280 285 काफी अच्छा एक इसका सपोर्ट था, तो वहां से इसने एक रिबाउंड करा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट होल्ड करना चाहिए। तो कुछ स्टॉप लॉस से 280 रुपए के स्टॉप लॉस किसी पास में है अभी भी, तो उसको होल्ड करना चाहिए। ये वापिस से मुझे ऐसा लगता है कि हमको आने वाले दिनों में 325 रुपए तक के लेवल को टच कर देगा। 325 रुपए के स्तर तक M&M फाइनेंस का शेयर फिर से जा सकता है। लेकिन अगर हम इंडेक्स के बाहर छोटे मझोले आप शेयरों को देखेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल फुलझड़ियाँ एकदम छूट रही हैं। गुलजार है वो पूरा का पूरा स्पेस। और आप मिड कैप रियल एस्टेट को देखिए, हम प्रेस्टीज की बातचीत कर रहे थे, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की हमने बातचीत की, कोलते पाटिल एक और शेयर हैं जहाँ पर 10% के तगड़े मूव्स हमें देखने को मिल रहे हैं। मितेश, कोलते पाटिल कैसा लग रहा है इसका स्ट्रक्चर? बहुत ही बढ़िया है। करंट लेवल के ऊपर जो तेजी आई है वो आई थिंक बरकरार रहेगी। करंट लेवल के ऊपर भी आप इसको तो डेफिनेटली 10% के स्टॉक का अभी ओवरबॉट जोन में चला गया है। डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर खरीदारी की जा सकती है। बिल्कुल कोल्टे पाटिल, क्योंकि आज सुबह जब शो शुरू हुआ था तो लग ही रहा था आज माइक्रोटेक के जैसे नंबर्स आए थे और उसके बाद गोदरेज प्रेस्टीज अच्छी मूव दिखा रहे थे कि शायद रियल एस्टेट क्या आज पूरे दिन के लिए एक अच्छी मूव
मूव दिखा सकता है, लीडरशिप ले सकता है, तो आज रियल एस्टेट ने तो दिखाई है। लेकिन होम फर्स्ट फाइनेंस, माइक्रो कैप स्टॉक्स की भी एक बार बात करते हैं। होम फर्स्ट फाइनेंस की जो फर्स्ट क्वार्टर के जो नंबर्स आए थे काफ़ी अच्छे रहे थे, और नंबर्स के बाद AUM ग्रोथ को लेकर, असेट क्वालिटी को लेकर कंपनी के MD एंड CEO मनोज विश्वनाथन ने क्या कहा, एक बार आपको वो भी सुनवा देते हैं। हाँ, मोमेंटम आगे भी जारी रहेगा। डिमांड होम लोन्स का डिमांड बहुत अच्छा चल रहा है पूरे कंट्री में। तो हम लोग 13 स्टेट्स में प्रेजेंट हैं, वो तो सारे 13 स्टेट्स में डिमांड अच्छा चल रहा है। तो और हमारा डिसबर्सल ग्रोथ भी अच्छा है अक्रॉस द कंट्री। तो ये जो AUM ग्रोथ का मोमेंटम तो चलना चाहिए ऐसे ही। ठीक है, ऑल राइट। तो बाजार में थोड़ी सी रिकवरी तो दिखी थी, मे बी ट्रेड स्क्वायर ऑफ हुए हों, लेकिन अभी आप फिर से देख रहे हैं कि 19,600 के ऊपर तो हम बिल्कुल बने हुए हैं निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर आपको 220 पॉइंट्स, लगभग 200 पॉइंट से ज़्यादा का डेंट ज़रूर दिख रहा है। बजाज HDFC बैंक ऑफ कोर्स बड़ा कल्प्रिट है, वहाँ से बड़ी गिरावट है। उसके अलावा एक्सिस बैंक वीक है, और वो सुबह से ही वीक है। एक्सिस बैंक पिछले इनफैक्ट 2-3 दिन से ही आप वीक देख रहे हैं। इंडसइंड बैंक वीक है। ICICI बैंक में लेकिन एक अच्छी रिकवरी अटेम्प्ट हुई है। अभी थोड़ी देर पहले आए थे ICICI बैंक पर व्यू भी हम दे रहे थे, अब मितेश दे रहे थे हमें ICICI बैंक पे। रत्नेश से पूछते हैं, रत्नेश कितनी स्मार्ट रिकवरी आई है, एक बार चेक करेंगे क्या MSCI का कोई इसमें एडजस्टमेंट, कोई फ्लो आया है, क्या रीजन रहा है? अभी आप पहले बताएं चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं ICICI बैंक के? नहीं, ICICI बैंक का चार्ट आप देखेंगे, इसमें किसी भी तरीके की कोई कमजोरी नहीं है। इसमें अच्छी रिकवरी अभी हमको आखिरी में देखने को मिली थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए। 970 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के कहीं ना कहीं इसमें टारगेट वापस से 1010, 1025 तक आते हुए दिख जाएगा। ICICI बैंक पर ये व्यू। लेकिन मितेश आप बताइए, डॉक्टर लाल पैथले भी क्या STBT का कैंडिडेट है क्या? क्योंकि 4 दिन तक लगातार चढ़ने के बाद आज 4.5% नीचे है शेयर ये, और इस वक्त अब देखिए 6% नीचे हो गया। अचानक से फिर से फॉल बढ़ा है, इसमें दिन के निचले स्तर पर है। इसमें STBT बनता है इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं बनता है। देखिए, 2 स्टॉक जो है ये स्पेस के, एक तो लाल पैथ लैब और मेट्रोपोलिस। दोनों में अगर आप अभिषेक जी चाल देखेंगे तो कहीं ना कहीं डॉक्टर लाल पैथ लैब की बात करें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग 4 दिन से अपमूव था, हायर टॉप बॉटम फॉर्मेशन, और आज के दिन में 6% की गिरावट है। लेकिन पिछले 3 महीने में देखा गया है कि जब भी कोई डिप आता है, ये स्टॉक्स में बहुत ही तगड़ी बाइंग आती है और दूसरी या तीसरे दिन बाउंस बैक हो जाता है। तो 6% के बाद और अगले पिछले 4 दिन के मूव देखने के बाद ये बहुत कैटेगरिकली क्लियर है कि ऑन द कॉन्ट्री हमारा कॉन्ट्रा मूव है। 1 या 2 दिन के बाद हमारे लिस्ट में शायद बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन के लिए रिकमेंड किया जा सकता है। तो डेफिनेटली ये लेवल के ऊपर हम शॉर्ट की सलाह नहीं देंगे। भी थे हमारे साथ अभिषेक सुमा। नंबर्स हालांकि अच्छे रहे हैं, उन्होंने भी बात बोली कि कोविड नॉन कोविड दोनों सेगमेंट, अब तो खैर कोविड की कोई बात ही नहीं होती, पर नॉन कोविड सेगमेंट की अब तो ये वाला कैवेट भी नहीं होना चाहिए, बट ग्रोथ हर जगह से थी। बट बाजार कुछ अच्छा चल चुका है स्टॉक, और मे बी अब उस तरह की ग्रोथ नहीं है डायग्नोस्टिक स्पेस में, जिसलिए इतनी बड़ी वैल्यू नहीं मिलती। राइट्स के नंबर आगे प्रियंका, और आए हम देख रहे हैं कि 605 करोड़ से घटकर 544 करोड़ रुपए का फिगर रिपोर्ट किया है। राइट्स ने शेयर है 5% नीचे, मुनाफे पे डेंट लगा है 145 से घटकर 120 करोड़। और ये जो गिरावट आ रही है उसके पीछे बड़ी वजह ये भी होगी कि हमने हाल फिलहाल जो रेलवे के जो स्टॉक्स हैं फिर से एक बार हमने मूव करते हुए देखा है। क्विकली रत्नेश, एक व्यू चाहेंगे आपसे राइट्स के शेयर पर, नतीजों के बाद अब क्या करना चाहिए? आए थोड़ा सा कमजोर दिख रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है 420 रुपए के नीचे नहीं जाएगा। तो 420 रुपए अच्छी बाइंग यहाँ पे वापस अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने को उस बाद तेजी आई थी। तो 420 रुपए के आसपास हम बाइंग करें, स्टॉप लॉस लगा ले कहीं ना कहीं 400 रुपए का, वापिस इसमें टारगेट 480 रुपए तक के दिख जाएगा। ऑल राइट, आज बाजार में ओवरऑल हमने देखा कि 19,600, सबसे बड़ी बात तो यह है कि 19,600 को आप प्रोटेक्ट करके जा रहे हैं, और ये एक बार रीटेस्ट भी हुआ, 10-12 पॉइंट नीचे भी आप गए थे, लेकिन उसके बाद निफ्टी को 19,600 प्रोटेक्ट करना ये एक वीकनेस को श्रग ऑफ करने का साइन है। तो यस, एक्सपर्ट्स मानते हैं ऐसे कि, और इसीलिए यहाँ से बाय ट्रेड्स जो है, बुलिश के ट्रेड्स ही अब भी यहाँ देखने चाहिए। बैंक्स आज भी ड्रैगर ही थे, लगभग 200-250 पॉइंट्स का ड्रैग था। पब्लिक सेक्टर बैंक से कोई पार्टिसिपेशन नहीं, और प्राइवेट बैंक्स में से HDFC बैंक जैसे बैंक्स ने और वीक ही किया।
HDFC बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, इंडसइंड बैंक हो, यहाँ से वीक रहे। लेकिन पूरे हफ्ते में जो मेजर सेक्टर्स जिन्होंने रिवॉर्डिंग गेन्स दिए वो क्लियरली पावर स्पेस था और फार्मा स्पेस है। फार्मा स्पेस में कल सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज की जो बड़ी मूव आई, मिड कैप स्पेस में आपको कई सारे बड़े स्टॉक्स दिखे। आज भी आप देखें तो एलेंबिक जैसे काउंटर्स में बड़ी मूव दिख रही है, ग्रैन्यूल जैसे स्टॉक्स में मूव आई। तो क्लियरली फार्मा और ये टॉप काउंटर्स भी रहे। लेकिन बड़ा सेक्टर जो ओवरऑल गेन पूरे हफ्ते ही चलता रहा वो था पावर स्पेस। नंबर्स भी अच्छे है, REC नंबर से पहले भी चल रहा था और नंबर्स के बाद भी अच्छी मूव आई और ये तो ट्रेंड की शुरुआत है, इस तरह से भी एक्सपर्ट बता रहे हैं। सो ओवरऑल अगर आप निफ्टी के आज के गेनर्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो पहले 5 बड़े गेनर्स है उसमें NTPC, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स है। M&M कल लगभग 8-9% टूटने के बाद आज जो रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है वो लगभग 1.5% की रिकवरी आई है M&M में। मेटल काउंटर्स भी इस पूरे हफ्ते में एक अच्छी चाल, बहुत बड़ी मूव्स नहीं आई लेकिन स्लोली एंड स्टेडली धीमे धीरे में चले हैं। DSW स्टील नेक्स्ट काउंटर, उसके अलावा दूसरे काउंटर्स में डॉक्टर रेड्डीज, बजाज फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइज जैसे काउंटर्स हैं। और क्लोजिंग में IT का कोई सपोर्ट आज नहीं था। मारुति वीक है बिफोर द नंबर्स, 1.5% की कमजोरी वहाँ है। ऑटो पैक में इनफैक्ट आप इस हफ्ते के लिए आपको ड्रैग ही दिखे और ऑटो इंडेक्स को इनफैक्ट M&M ने भी, चाहे वो दूसरी वजह हो लेकिन वो ड्रैग ही दिया। सो IT ड्रैग रहा, ऑटो ड्रैग रहा आज के लिए और साथ ही बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स भी ड्रैग रहे। इसी तरह से क्विकली मिड कैप की भी एक बार बात कर लेते हैं। मिड कैप में हमने देखा कि हालांकि आज कैपिटल गुड स्पेस से आपको सपोर्ट अच्छा दिख रहा है लेकिन बड़ी मूव जो आपको दिखी वो रियल एस्टेट से दिखी। मैक्रोटेक के अच्छे नंबर्स आए, उसके बाद प्रेस्टीज जैसे काउंटर्स हो, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे काउंटर्स हो और मिड कैप के गेनर्स भी यही रहे। मिड कैप के गेनर्स में पावर का एक काउंटर जो लगातार ऑलमोस्ट अच्छी मूव रोजी है उसकी, वो है टोरेंट पावर। वहाँ पर मूव अच्छी थी और कुछ फार्मा नेम्स में आपके इप्का लैब जैसे, क्योंकि इन्हें मंजूरी मिली यूनिकेम के एक्विजिशन को लेकर, वहाँ से भी अच्छी मूव देखने को मिली। सो ओवरऑल ये पूरा हफ्ता फार्मा और पावर स्टॉक्स के नाम रहा। देखना होगा कि अब सोमवार को अब ये नई सीरीज की शुरुआत हो गई है और सोमवार को तो हम नया मंथ भी देख लेंगे शुरू होते हुए। देखना नहीं 31 जुलाई होगा, एक बार के लिए कंफ्यूज, एक दिन रहता है ठीक है। लेकिन सीरीज की शुरुआत, अगस्त सीरीज की शुरुआत थोड़े से वीक नोट पे जरूर हुई है। कहाँ तक संभलता है बाजार ये आगे विद कोर्स ऑफ टाइम ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल शो को यहीं वाइंड अप करेंगे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आज समय दिया। मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाजत, लेकिन अगले हफ्ते की खास तैयारी अब आपको आगे मनीष करवाएंगे। नमस्कार।